सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि स्टैटिस्टिक डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जून को। तो ये जो दिन है ये प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी और बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण के डिजाइन में योगदान दिया था। उनके योगदान के लिए महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। और इस बार की थीम क्या है? डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता में है। अच्छा, मुझे बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो आंसर होगा सेकंड। ये कब से कब तक चली थी? 1956 से 1961 तक। अच्छा, दो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। एक तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे और नेशनल मैथमेटिक्स डे ये हम कब मनाते हैं, ये आप लोग बताइए। और आज का जो हमारा रिवीजन वाला वीडियो है ये दोनों प्रश्न मैंने आपको उसमें करवाए हैं। अच्छा चलिए जून महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाया गया। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा भी गया था। इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया। 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस होता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में मनाया। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया था। 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया और 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया था। अभी 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया। अभी 25 जून को हमने विश्व नाविक दिवस मनाया था, डे ऑफ सी फेयरर। तो जून के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था और परसों की रात में 10 बजे एक कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था कि पूरे राजस्थान में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी 24 घंटे के लिए। तो वीडियो तो मैंने तैयार कर दिया है और जब मुझे इंटरनेट उपलब्ध हो जाएगा मैं अपलोड कर दूंगा। और ब्रॉडबैंड सुविधा चालू है लेकिन मेरे पास वो है नहीं। तो सुबह जब शॉप वगैरह खुली तो मैंने उसका अरेंजमेंट करके उसको 11 बजे के आसपास अपलोड कर दिया था। वीडियो को आप लोगों को मिल भी गया होगा, लेकिन वीडियो तो रात को तैयार हो गया था। और आपने उसमें नोटिस किया होगा उसमें कुछ क्वेश्चन के इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको नहीं मिले होंगे, क्योंकि इंग्लिश को मैं ट्रांसलेट करता हूँ गूगल की मदद लेकर के। तो कुछ तो हो गए थे, कुछ नहीं हो पाए थे। उसी तरह से जो इमेजेस हैं, फोटोज हैं, वो भी अपलोड नहीं कर पाए। और अभी तक इंटरनेट आया नहीं है तो मैं क्वेश्चंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाया हूँ और मुझे फोटोज भी नहीं मिले हैं, इमेजेस भी नहीं है। तो अभी तो मैं इसको ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अगर सुबह तक इंटरनेट नहीं आता तो मैं कोशिश करूंगा आज थोड़ा जल्दी अपलोड कर दूँ। इसका कुछ जुगाड़ लगाया है मैंने, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको फोटोज नहीं मिलेंगे आज के इसमें और इंग्लिश में जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। और वही कारण है कि क्विज वगैरह और जो पीडीएफ है वो भी अपलोड नहीं हो पा रही है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। और हाँ गाइस, फोटोज और ये थोड़े से इंग्लिश वगैरह के अलावा अगर आपको सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोज़ को सपोर्ट ज़रूर करना, इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। राहिल नाम का एक स्थान है जो कि खंडेला तहसील में आता है। ये किस राज्य में स्थित है जहां अभी हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं? तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान में जो सीकर जिला है वहां है ये राहिल नाम का स्थान, जो कि वहां के खंडेला तहसील के अंतर्गत आता है। वहां पे अभी यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। तो अब झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम के भंडार वाला तीसरा राज्य बन गया है। अच्छा, कितना यूरेनियम है यहाँ पे? 12 मिलियन टन यूरेनियम बताया गया है। यूरेनियम एक भारी धातु है जिसे दुनिया के सबसे दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है। इसका नाम यूरेनस ग्रह के नाम पे रखा गया था और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो? परमाणु ऊर्जा में,
रक्षा उपकरणों में और फोटोग्राफी आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग मुख्य रूप से बिजली बनाने में इसका उपयोग करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसका यूज होगा। अच्छा, अगर दुनिया की बात करते हैं तो यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? कजाकिस्तान हो गया, कनाडा हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले यूरेनियम के भंडार ये कहाँ पे खोजे गए थे, तो झारखंड के जादूगुड़ा में। ये बात है 1951 की। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी कहते हैं। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल चुका है। याद रखना, भारत का तो दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये यहीं पे बनेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। इन्होंने बुक भी लिखी है जिसका नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। अभी राजस्थान के नए चीफ जस्टिस ये कौन बन गए हैं? तो याद रखना, शिंदे संभाजी शिवाजी। और अभी राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को दूध दिया जाएगा हफ्ते में 2 दिन। कौन कौन से? ट्यूसडे और फ्राइडे को। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को तो 150 ml और 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। अभी राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। और जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने कोटा में सुपोषित मां अभियान 2.0 को शुरू किया था। और अभी राजस्थान सरकार ने ही गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान है आंचल, उसको शुरू किया था। और मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य आपका राजस्थान ही है। अच्छा, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा राजस्थान। अभी राजस्थान के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल के महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। अभी राजस्थान के बाड़मेर में दुर्गा नाम से तेल का कुआं भी खोजा गया। और अभी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति नाम की एक्सरसाइज का आयोजन किया था। कहाँ पे? जैसलमेर, पोखरण में। और हमने ओमान के साथ जो ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज किया था इस साल, वो किया था राजस्थान के जोधपुर में। उसके अलावा याद रखना, सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य आपका राजस्थान ही है। उस योजना का नाम है चिरंजीवी योजना। और इसमें जो बीमा राशि है उसे 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया। और आपको याद है, राजस्थान की सोजत मेहंदी को अभी GI टैग भी मिला था। और जीनोम सीक्वेंस की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य आपका राजस्थान ही है। और जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान है। और अभी राजस्थान का तो चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी में। और इससे पहले के 3 कौन से हैं? सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया? तो आंसर होगा नासा ने। तो अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चक्कर लगाएगा और इसे अभी न्यूजीलैंड के पूर्वी तट से लॉन्च किया गया है। इसे नासा के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। दरअसल नासा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा की जो सरफेस है वहां पर रुकने के लिए एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। तो ये मिशन इसके लिए उस विशिष्ट कक्षा की स्टडी करेगा, उसका अध्ययन करेगा। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया। कैपस्टोन की फुल फॉर्म भी है सिसलूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। देखो, नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। 1958 को DRDO की भी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। और इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन है। आपको याद होगा दा विंची मिशन के बारे में, जिसे नासा लॉन्च करेगा। ये शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन है और ये मिशन 2029 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरेगा और इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा। अच्छा, जब भी नासा की बात आती है, एक नाम मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सिंथिया रोसेंजबैग का नाम। नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक है। और क्यों बताता हूँ इनका नाम? क्योंकि वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जीता इन्होंने। अच्छा, मुझे बताओ, नासा ने अंतरिक्ष में दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और याद रखना, इसरो और नासा ये दोनों मिलकर के निसार नाम से एक उपग्रह भी बना रहे हैं, जिसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। निसार मतलब हो गया नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। फिर बताइए,
अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा हर घर तिरंगा। तो अभी केंद्र सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा नाम से एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना। ये पहल भारतीय नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को भी बढ़ावा देगी। आपको याद हो तो कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सरकार ने पॉलिएस्टर और मशीन से झंडे बनाने की परमिशन दे दी है, वरना पहले केवल हाथ से बने हुए झंडों की अनुमति थी। अच्छा, एक प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था, भारतीय झंडे का डिजाइन किसने दिया था? तो आंसर होगा पिंगली वेंकैया ने। याद रखना, बढ़ते आगे। और हाँ, मैंने आपको कई बार बताया है कि आपके डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक शॉर्ट ऑडियो में तैयार कर देता हूं, 4 से 5 मिनट का वो ऑडियो होता है, तो आप उसको जरूर सुना करें। और वहीं पे एक 2-2 मिनट के जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनका भी मैं ऑडियो तैयार कर देता हूं। जैसे कि आज ये तिरंगा अभियान वाला आपने प्रश्न पढ़ा, वो यूरेनियम वाला प्रश्न पढ़ा, और एक अभी आगे और प्रश्न पढ़ेंगे। इनका ऑडियो मैंने 1-2 दिन पहले ही बना के आपको दे दिया था, तो अगर आपने वहां पे मुझे फॉलो कर रखा होगा तो उसके ऑडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। जिसका फायदा क्या होगा? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी अपडेट आपको मिल सकेगी। और 1 या 2 मिनट ज्यादा नहीं होते, इतना वक्त आप निकाल ही सकते हैं उन ऑडियोज को सुनने के लिए, ताकि आप सबसे पहले अपडेटेड रहें। तो ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, खबरी एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, वहां पे मेरी ऑडियो प्रोफाइल मिलेगी, उसे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, मेनार गांव ये किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाएगा? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार के वन विभाग ने मेनार गांव को आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेनार गांव, इसे बर्ड विलेज भी कहा जाता है, यह राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभ नगर तहसील में स्थित एक बड़ा गांव है। अच्छा, वैसे राजस्थान में वर्तमान में आपको 2 रामसर स्थल मिलेंगे। एक तो है भरतपुर जिले का केवलादेव घाना पक्षी विहार और दूसरा है जयपुर जिले में सांबर लेक। देखो, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि की बात करें तो इसके संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 यानी कि 1971 को ईरान के रामसर शहर में ये कन्वेंशन को अपनाया गया था, जिसका संबंध आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। इसीलिए तो आप हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हो। चलो, मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा कि भारत में अभी टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? और 2-3 दिन पहले इस टॉपिक पे भी मैंने ऑडियो अपलोड किया था, वहां पर ये पॉइंट मैंने आपको बताया भी था। बाकी राजस्थान के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने $600 बिलियन के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम यानी कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम की घोषणा की? तो आंसर होगा G7। तो अभी आपको याद है G7 समिट ये कहां पे हुई? जर्मनी में। और वहीं पे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें $600 बिलियन इन्वेस्ट होगा। उद्देश्य क्या है? गरीब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इसका उपयोग किया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। अच्छा, पहले G7 की बात करते हैं। कौन कौन से 7 देश इसमें शामिल हैं? जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। अच्छा, आपको याद है इस साल क्वाड देशों की जो चौथी बैठक है वो कहां पे हुई थी? टोक्यो, जापान में। और क्वाड देश में कौन कौन से 4 देश आते हैं? इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब ये भी बता दो, अगले साल क्वाड देशों की जो 5वीं बैठक है वो कहां पे होगी? ऑस्ट्रेलिया में होगी। G7 आपने बता ही दिया, 2022 में ये जर्मनी में हुई इसकी बैठक। अच्छा, ब्रिक्स की अध्यक्षता 2022 में किसके पास है? चाइना के पास है। पिछले साल इसकी जो 13वीं बैठक हुई थी वो भारत में हुई थी। और बिम्स्टेक की अध्यक्षता 2022 में किसके पास है? श्रीलंका के पास है। आसियान की बात करते हैं, 2022 में आसियान की अध्यक्षता कंबोडिया के पास में है। और G20 की बात करें, 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास में है। आपको पता है अगले साल भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। और भारत में भी कहां पर इसकी बैठक होगी? तो जम्मू कश्मीर में, ये भी याद रखना। बाकी कोप 26 की बात करें तो ये 2021 में हुआ था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। कोप 27 2022 में होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट में। और कोप 28 अगले साल होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में।
अच्छा, नॉर्डिक देश के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? उत्तर यूरोप के 5 देश आते हैं, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। और अभी दूसरी नॉर्डिक इंडिया समिट ये हुई थी कोपेनहेगन डेनमार्क में। अच्छा, अभी एक नया ग्रुप और बना है, वो भी याद रखना, उसका नाम है I2U2। I2U2 4 देश आ गए इसमें, इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूएसए। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में दीपक पूनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल। अब ये जो अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा किर्गिस्तान के बिश्केक में। और अभी दीपक पूनिया ने 86 किलोग्राम वर्ग में ब्रोंज मेडल जीता है। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ अभी किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप को जीता है? ये चैंपियनशिप अभी किर्गिस्तान के बिश्केक में ही हुई थी। तो आंसर होगा भारत। और अगर आपसे पूछें कि रेल मंत्रालय देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी ये कहां पे बनाएगा? तो आंसर होगा किशनगंज, दिल्ली में। और आपको याद होगा, अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 जो कि मंगोलिया की कैपिटल उलानबतर में हुई थी, उसमें भारत 5वें स्थान पर रहा था। भारत ने टोटल 17 मेडल जीते थे, जिसमें से एक गोल्ड था हमारे पास। वो गोल्ड ही इंपॉर्टेंट है। गोल्ड कौन लाए थे? रवि कुमार दहिया, 57 किलोग्राम कैटेगरी में। भारत 5वें स्थान पर रहा था पदक तालिका में, और टॉप पे जापान था। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जितने भी हमारे पास मेडल आए थे, यानी कि 7 मेडल आए थे, उसमें से 2 आपके कुश्ती में आए थे। कौन कौन लाए थे वो? रवि कुमार दहिया सिल्वर लाए थे और बजरंग पूनिया ब्रोंज लेकर के आए थे। और याद रखना, ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है? साक्षी मलिक हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में ये पदक लेकर आई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? KD जाधव है। पहलवानी में इन्होंने ब्रोंज जीता था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। और बाकी आप जानते ही हो, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। वेटलिफ्टर हैं ये। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज लाई थी ये। अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर भी यही बनी है। तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए अब बताइए, अभी हाल ही में इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नाम से किसने रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो ये रिपोर्ट भारत में गिग इकोनॉमी पर व्यापक दृष्टिकोण यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच और सिफारिशें प्रस्तुत करती है। अब गिग इकोनॉमी क्या होती है? तो ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो फ्री मार्केट पर बेस्ड होती है। मतलब इसमें शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि कुछ समय का रोजगार होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स होते हैं और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे जो एलिमेंट होते हैं ये गिग इकोनॉमी के अंदर आते हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में लगभग 77 लाख श्रमिक गिग इकोनॉमी से जुड़े थे। अब नीति आयोग के बारे में जानते हैं। आपको पता है, योजना आयोग के जगह पे लाया गया था इसे 2015 में, यानी कि नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। और इसमें फुल फॉर्म क्या होती है नीति की? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष इसके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष अभी नए बन गए, उनका नाम है डॉक्टर सुमन के बेरी। लेकिन अगर पूछे पहले उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? फर्स्ट नंबर के अरविंद पनगड़िया। और अभी नए CEO बन गए हैं अमिताभ कांत की जगह कौन? परमेश्वरन अय्यर। और वही प्रश्न कि पहले फर्स्ट नंबर के CEO कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। आपको याद होगा, अभी नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया था। उसमें टॉप पे गुजरात था। तो यह भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने पक्षियों की अपनी रेड लिस्ट बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा केरल। रेड लिस्ट, इसमें वो पक्षी शामिल किए जाएंगे जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो इस प्रकार केरल पक्षियों की अपनी रेड लिस्ट रखने वाला पहला राज्य बन जाएगा। और केरल कृषि विश्वविद्यालय और बर्ड काउंट इंडिया इस सूची को तैयार करेंगे। और ग्लोबल IUCN रेड लिस्ट के अनुसार केरल में पक्षियों की 64 खतरे वाली प्रजातियां हैं, जिनमें प्रमुख हैं लाल सिर वाले गिद्ध और सफेद दुम वाले गिद्ध। IUCN मैंने आपको बोला, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना होती है 1948 में। हेडक्वार्टर मिलेगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका काम यही होता है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करना, हिसाब से उनको अलग अलग सूचियों में रखना, अलग अलग सूची बनाना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो बताओ, अभी वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा इक्वेडोर।
और आपको याद है वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड भी जारी किया था। और अभी दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली ये कहां पे पकड़ी गई? कंबोडिया में। ये स्टिंगरे मछली है। और अभी सिक्किम ने किसे अपनी राज्य मछली घोषित किया था? तो आंसर होगा केटली को। और अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपनी राज्य तितली बनाया? केसर ए हिंद को। और अभी सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस ये किस राज्य में शुरू हुई? तो आंसर होगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में। और देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये कहां पे खुला जाएगा? मेरठ में। अभी वैसे कर्नाटक ने बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु वॉर रूम भी शुरू किया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल वाला रॉकेट लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान ने। तो अभी ईरान ने जुलजाना नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया है। ये ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल वाला एक रॉकेट है। अच्छा मुझे बताओ, अभी किस देश ने फुजियाना नाम से अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया था? तो आंसर होगा चाइना ने। अब बात यहाँ पे ईरान की है, तो ये रहा मैप में ईरान। कैपिटल इसकी तेहरान है और नई करेंसी इसकी है तोमान। और इसके नए प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईस। आपको याद है एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो नवीनतम सदस्य देश है वो यही है ईरान। और इसी साल के स्टार्टिंग में ईरान ने खैबर बस्टर नाम से एक मिसाइल भी लॉन्च की थी। और ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम रखा था सीमॉर्ग। वैसे पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर अभी तक तो जापान का फुगाकू था, लेकिन अब उससे भी तेज बन गया है यूएसए का, उसका नाम है फ्रंटियर। रामसर शहर ये आप जानते ही हो ईरान में है। चाबहार बंदरगाह ये भी आपको मिलेगा ईरान में, जिसको भारत ने बनाया। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पलोनजी मिस्त्री का निधन हो गया। वे कौन थे? तो आंसर का बिजनेसमैन थे। तो शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप के चेयरमैन थे ये, जिनका भी 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। देखो, निधन की बात आती है तो आपको भजन सुपारी का नाम याद आएगा। संतूर वादक थे ये, सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे, इनका निधन हो गया। इनसे पहले एक और संतूर वादक का निधन हो गया था, उनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। और पंडित बिरजू महाराज का नाम भी आपको याद होगा, कथक से संबंधित थे, लखनऊ घराने से संबंध था इनका भी निधन हो गया अभी। अच्छा, बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा नितिन गुप्ता। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा। और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या अपने फैमिली में अगर कोई आपका ग्रुप है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अब मैं आज ये तो लाइन नहीं दोहराऊंगा कि इन सभी क्वेश्चंस का क्विज अपलोड कर दिया गया है, क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम है। जैसे ही इंटरनेट आता है मैं क्विज अपलोड करवा दूंगा। अब ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क प्रश्न।